नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हमारा फोकस रहेगा आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे भेज सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा फोन लाइन लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगी, उसके जरिए भी आप हमसे संपर्क करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको ट्रेडिंग में रणनीति बनाने में मदद करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रवि देओरा कुंवर ग्रुप से, और इसके अलावा हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग से सचिन गुप्ता भी मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो में। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार कमोडिटी मार्केट पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। रवि, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच अब बातचीत शुरू हो चुकी है और लग रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही थी रूस की तरफ से, वो धीरे धीरे वहां पर धीमी होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से क्या सोने चांदी में थोड़ी नरमी आ सकती है? जरूर से यही न्यूज के हिसाब से हायर लेवल से देखे आज सोने चांदी में एक अच्छा करेक्टिव मूड है, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है। हालांकि अभी ये मीटिंग का आउटकम क्या आता है और आता है कि नहीं आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों जिस हिसाब से दोनों कंट्री, यूक्रेन ने भी काफी लॉस बेयर किया है एंड रशिया ने भी काफी लॉस बेयर किया है। तो अपने बाद दोनों अपने कंडीशन पे कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं इसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्केट का दारोमदार है, क्योंकि नाटो में ना जुड़ना वो ऑलरेडी इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, बट यस कुछ गवर्नमेंट चेंज करने के लिए भी रशिया ने अपने प्रस्ताव रखे सामने। यूक्रेन से भी देखे तो पूरा 100% वो निकालना चाहते हैं रशियन ट्रूप्स को, एज वेल एज वो नाटो में जुड़ना भी चाहते हैं। तो आई थिंक अभी भी इतना शॉर्टर टर्म नहीं है कि इतने वॉर, इतने क्लेश के बाद जो 2009 से चला आ रहा है आज तक वो चला रहा है, तो एक दिन में कुछ इसमें सॉल्यूशन आए। इसमें काफी सीरीज ऑफ टॉक्स हो सकती है और उसके बाद कुछ डिसीजन आएगा। बट मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे जो एक हैंगओवर है इन साथ में देखे तो एक अभी अनसर्टनिटी का क्वेश्चन मार्क है, तो तब तक आई थिंक गोल्ड सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस का व्यू ही रखना चाहिए। आई थिंक बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हो। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि गोल्ड के सामने सिल्वर एक अच्छा आउट परफॉर्मर हो सकता है, क्योंकि गोल्ड में इफ एंड बट्स है। अगर इसमें कुछ भी पॉजिटिव निकल के आए तो गोल्ड में जो करेक्शन है वो थोड़ा सिवियर होगा। हालांकि सिल्वर बेस मेटल के सपोर्ट के वजह से काफी सेफ हेवन तक के हिसाब से चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक सिल्वर में यहाँ अपॉर्चुनिटी 65,500 करीब बन रहे बाई की। 66,400 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। 65,100 का एक स्टॉप लॉस लगा के जरूर चले, तो आई थिंक ये बेटर कमोडिटी है। अगर ये इवेंट होती है नहीं होती है, इफ एंड बट्स काफी है, तो ऐसे टाइम पे जो दोनों फंडामेंटल्स में ज्यादा कैटर करते वो कमोडिटीज में आपको सिलेक्शन करना चाहिए और सिल्वर में बाय करके चलना चाहिए। तो सिल्वर में बाय करके चलना चाहिए, ये सोने से बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर दोनों ही मेटल्स में ज़रा सा भी कुछ करेक्शन आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर बनाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। आपसे क्रूड पर सवाल होगा। क्रूड में भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी बन रही है, 5% तक का उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड $102 के पार भी निकल गया है। ऐसे में इस काफी अनिश्चितता वाला माहौल है, तो ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को क्रूड में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग पूजा जी। बिल्कुल, देखिए अनसर्टेनिटी कंटिन्यूसली अभी भी जारी है और जिस तरीके से अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं यूक्रेन और रशिया के टॉक को लेकर, बट अगेन जब तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है उस टॉक का, तब तक हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। दो अनसर्टेनिटी के चलते जिस तरीके का माहौल अभी एट प्रेजेंट लग रहा है, ऑल दो क्रूड के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने करीब 6 से 7% का गेन देखा है मॉर्निंग सेशन से, जो कि होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो है ओवरऑल बाइंग की रणनीति को ही अभी एट प्रेजेंट कंटिन्यू करना चाहिए। हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 72-30 के आसपास के अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में 7160 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और हायर साइड टारगेट हमें लगता है एक बार 7350 7400 तक के लिए देखने को मिल सकता है।
ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको क्रूड में, सोने चांदी में भी दे दी गई है। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आपके कुछ सवालों को भी हम शामिल कर लेते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और कुछ कॉलर्स भी हैं हमारे पास इस वक्त जो क्वेरीज आ रही हैं। नासिक से किशन जी का हमें सवाल आया है और इनका सवाल है कि कॉटन केक और कैस्टर पर आउटलुक ये चाह रहे हैं। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे? कॉटन केक और कैस्टर पर इनका सवाल है, क्या करना चाहिए इस वक्त इन दोनों स्टॉक में? आउटलुक ये समझना चाह रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली दोनों में आउटलुक अपने अपने कॉम्प्लेक्स से बेटर है। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि जो आज कैस्टर ऑयल की जो डिमांड अच्छी बनी हुई है स्पोर्ट मार्केट में, तो इसका एक काफी अच्छा बेनिफिट कैस्टर सीड के प्राइसेस को हमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक इसमें ज्यादातर देखें तो चाइना हमारा सबसे बड़ा बायर है और चाइना से पहले मार्केट की उम्मीद नहीं थी कि बड़ी डिमांड कैस्टर ऑयल के निकल के आएगी। बट अभी आप अगर स्पोर्ट मार्केट में किसी से भी बात करें तो वहां पे कॉस्ट काफी पूछे जा रहे हैं, वहां पे डिमांड आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ड्यू टू दिस एक्सपोर्ट डिमांड एज वेल एज देखें तो रुपये में जो वीकनेस आई है तो उसका भी जो पॉजिटिव फैक्टर है वो आपको यहाँ पे प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक कैस्टर में आप 6940 के करीब अगर नई स्ट्रेटेजी बनानी है तो बाय करके चल सकते हैं। अपर साइड पहला टारगेट 7080 एंड सेकंड टारगेट वुड बी 7200 एंड स्टॉप लॉस आप 6860 का लगा है। आज मैंने बाइंग रिकमेंडेशन भी उस पे दी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कपास खली जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, कॉटन सीड ऑयल केक, जिसमें मेरे हिसाब से थोड़ा गेन कैप रहेगा, इतना ज्यादा बुलिशनेस नहीं दिख रहा। हालांकि वर्सेस कॉटन एंड कपास अभी भी फंडामेंटली साउंड है, क्योंकि सोया खली देखे या आप मस्टर्ड खली देखे या आप कुछ भी खली के गुआर के प्राइसेस देखे, सबके प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई के करीब चल रहे हैं। तो उसका एक एडवांटेज उसको मिल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि एज ए कॉटन कॉम्प्लेक्स थोड़ा प्रेशर में है। इसमें अगर आपको कोई कॉटन कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आपकी कॉटन सीड ऑयल केक ही आपकी प्रेफरेंस नहीं, तो मेरे हिसाब से कपास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। वहां पे सेलिंग किया जा सकता है फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 1940, 2000 का स्टॉप लॉस। इसमें दो फंडामेंटल है। एक तो जो स्काईमेट ने वेदर फोरकास्ट दिया है उसमें उन्होंने बताया कि जो मॉनसून रहेगा वो नॉर्मल रहेगा और ऑन टाइम रहेगा। अगर ऐसा होता है तो इस टाइम ये प्राइस पे फार्मर का सबसे पहला प्रेफरेंस होगा वो कपास पे होगा और सोइंग की जो एकरेज है वो रिकॉर्ड ब्रेक होगी। तो मेरे हिसाब से इसका एक हैंगओवर इस प्राइसेस पे बना हुआ है। तो कपास में आप सेल करके चले। वही कैस्टर में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म फंडामेंटल्स बुलिश है। तो शॉर्ट टर्म फंडामेंटल बुलिश दिखाई दे रहे हैं। कपास में भी आपको रणनीति बता दी गई है। हालांकि कॉटन को लेकर अगर आज हम देखें तो हल्की मुनाफा वसूली देखने को जरूर मिली थी। एमसीएक्स कॉटन पर 36,500 के नीचे और कॉटन के करीब 1% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली थी और ये रणनीति भी आपको यहाँ पर इस वक्त सुझा दी गई है। अगले दर्शक का सवाल भी शामिल कर लेते हैं और इनका क्रूड पर सवाल है। दीप राज सक्सेना जी ने सवाल भेजा है। क्रूड इन्होंने 6,980 के लेवल पर खरीदा था और क्रूड की हम चाल देखें तो जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि अब $102 के करीब हो चुका है क्रूड में। आज हमने देखा कि 4% तक का उछाल भी देखने को मिल रहा है इस वक्त। रूस पर जिस तरह से नई पाबंदी लगाने की अब टेंशन बढ़ रहा है, कुछ बैंकों ने स्विफ्ट से भी इनको दायरे से हटा दिया है रूस को। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी बन रही है। सचिन जी, आप राय दीजिए क्रूड पे ये क्या करे, क्योंकि इनकी जो खरीदारी का लेवल है वो 6,980 के आसपास का है। क्या करना चाहिए इन्हें? काफी अच्छे लेवल से इनकी बाइंग है और डेफिनेटली वहां से एक अच्छे खासे प्रॉफिट में इनकी पोजीशंस चल रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये या तो इनके पास में भी यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो ट्रेल स्टॉप लॉस करके आप साइड में 73-7400 के आसपास में एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज ये चाहे तो ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, करंट मार्केट प्राइस से बाय ये आप पोजीशन को बुक कर सकते हैं और अगर कोई भी डिप मिलता है वापस से 7100 7050 के आसपास तो री इनिशिएट कर सकते हैं बाय साइड की पोजीशंस। ओके, तो ये राय कच्चे तेल पर आपको दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। ये हमें हैदराबाद से महेश जी ने भेजा है और गोल्ड पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ी हल्की यहाँ पर नरमी आई जरूर थी, लेकिन अभी भी 50,600 के आसपास सोना इस वक्त कारोबार कर रहा है। रवि, आप सजेस्ट करिए सोने में ये इस वक्त क्या करें? वैसे तो हमारी बातचीत हो चुकी है और आपने बता दिया कि सोने से बेहतर इस वक्त चांदी दिखाई दे रहा है। सिल्वर में आपने इंटरेस्ट बताया, लेकिन जिनका ऑलरेडी पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए गोल्ड में?
जरूर से इसके भी फंडामेंटल पॉजिटिव है। आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट ने एक्सपेक्टेशन किया है कितना जल्दी पीस स्टॉक खत्म होगी, काफी कंट्री से सिर्फ कंट्रोवर्सी भी हुई होती तो भी 3-4 साल लग जाते। इसमें तो दोनों कंट्री वॉर कर चुके हैं एंड इसके ऊपर काफी मीन्स के आप कैजुअलिटी से वो उसको फेस करनी पड़ी है। तो इतना जल्दी ओवरनाइट सॉल्यूशन होना ये मीन्स के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा प्राइसेस है वो सपोर्टिव रहेगा। सेकंड जो सबसे बड़ा हैंगओवर था 2 के ऊपर बॉन्ड यील्ड गई थी, वो भी अभी कूल होकर 1.90 के करीब चल रहे। एडिशनल एडवांटेज है। और रशिया से भी न्यूज थे कि वो अपने फिजिकल मार्केट स्पॉट मार्केट से वहां की सेंट्रल बैंक है वो बड़ी मात्रा में सोना बाय करेगी। और ऑलरेडी सारे सेंट्रल बैंकर से जो रशियन अलाइड नेशन से है वो सारे 3 क्वार्टर से अपना जो सेंट्रल बैंकर का बाइंग है वो काफी हमने अच्छा देखा है। एसपीडीआर एंड ईटीएफ होल्डिंग था उसमें भी हमने टिल नवंबर एक डिक्लाइनिंग मोड पोजीशन में देखा, बट नवंबर के बाद दिसंबर जैसे ही शुरुआत हुई तब से ये लोग अपना जो पोजीशन है गोल्ड में लॉन्ग साइड ले रहे, पॉजिटिव ऐड कर रहे। तो आई थिंक ये सारे रेशनल से जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक में मुझे कुछ भी बदलाव नहीं लग रहा। इंटरनेशनल मार्केट में जब तक सोना 1888 के नीचे क्लोज ना हो या पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में 50,100 का एक अहम सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो ये तेजी बनी रहेगी। नई स्ट्रेटेजी करनी है 50,500 करीब बाय करें। जो लोग ऑलरेडी बाय करके चल रहे हैं वो 50,100 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन कैरी करें। अपर साइड मेरा यह मानना है कि गोल्ड ये वीक में या अगले वीक में 51,500 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। यहाँ से 2 से 2.5% की और तेजी गोल्ड में अभी भी ड्यू है। तो मेरे हिसाब से वहां पे बाय एंड डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। तेजी बनी हुई है और आगे जाके भी बरकरार रह सकती है। ओके ठीक है, तो कुछ लेवल्स जो आपको बताए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है 50,100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके ऊपर जब तक है तो सोने में तेजी बनी रहेगी और 50,500 के ऊपर भी बने रह सकता है, तो वहां से और भी तेजी देखने की उम्मीद इस वक्त बताई जा रही है। तो ये लेवल्स आपको सोने में भी दे दी गए। एक बार आपको सोने का हाजिर भाव भी बता देते हैं। प्रति ग्राम रेट इस वक्त क्या चल रहा है बिना जीएसटी के। 24 कैरेट इस वक्त 4,627 के आसपास कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट की अगर बात करेंगे तो 4,238 के लेवल्स दिख रहे हैं इस वक्त। 18 कैरेट का जो लेवल है वो 3,512 के आसपास दिखाई दे रहा है। 14 कैरेट का जो भाव है वो 2,739 है। तो ये जो सोने का हाजिर भाव है ये आपके स्क्रीन पर अभी हमने आपको बताया, एक छोटा सा अपडेट इससे जुड़ा हुआ। चलिए एक और भी अपडेट आपको दे देते हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच जो संकट का माहौल है इस वक्त, उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि खाने की तेल की सप्लाई को लेकर भी चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या है वजह और भारत पर इसका किस तरह से असर हो सकता है, इस पर एक पूरी डिटेल रिसर्च करके अब शरद दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए, ये जो वॉर चल रही है दोनों ही देशों के बीच में, इसका असर एडिबल ऑयल पर कितना पड़ सकता है? आपके खाद्य तेल पे जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो इश्यूज आ रहे हैं देखा जाए, स्पेशली सनफ्लावर ऑयल जो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा पे जो इंपोर्ट किया जाता है। अगर देखें तो यहाँ पे जो आपके जो शिपमेंट्स हैं लगभग 4 लाख जो मेगा टन के शिपमेंट्स हैं वो अटक गई हैं। वो आपके जो ब्लैक सी रीजन है वहाँ पे जो है अटकानी देखने मिली है। अगर शिपमेंट्स की बारे में बात करें तो वो भी जो है ऑलमोस्ट आपके फरवरी के महीने से शिपमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और जो भारत के जो इंडियन रिफाइनर्स हैं अब वो सोच रहे हैं कि कोई नए एरिया जो ब्लैक सी रीजन के अलावा कोई दूसरी कंपनियां जो सनफ्लावर ऑयल बनाती है उससे खरीदारी जो है उसमें देख सकते हैं, ऑप्शंस देख सकते हैं आगे जाते हुए। और जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे आपको स्कैरसिटी देखने मिल रही है सनफ्लावर ऑयल का, और अगर ये अप्रैल से शिपमेंट्स नहीं आएंगी तब और ज़्यादा दबाव देखने मिल सकता है। तो ये तो था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो संकट, लेकिन भारत और यूक्रेन का क्या ट्रेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर भी अपन बात कर सकते हैं। जहाँ पे जो यूक्रेन है भारत का सबसे बड़ा खाद्य तेल का इम्पोर्ट करने का जो है कंट्री है, और इंडिया अगर इंपोर्ट डेली देखें तो लगभग 1.6 to 1.8 लाख मेगा टन जो इंपोर्ट है सनफ्लावर ऑयल का हर साल हर महीने माफ़ करिए देखा जा रहा है। और यूक्रेन सनफ्लावर के जो दाम हैं एक्सपोर्ट प्राइसेस उनमें भी बढ़ोतरी देखने मिली है। लगभग आप देख सकते हैं 7% जो है ऑलमोस्ट $1,550 प्रति टन पे जो एक ग्रोथ देखने मिला है। और अगर देखा जाए तो स्पॉट प्राइसेस में भी लगभग ऑलमोस्ट $1,700 प्रति टन का जो है आंकड़े देखने मिल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
जो है ट्रेड का आइटम है और सबसे बड़ा प्रिंसिपल कमोडिटी अगर एडिबल ऑयल्स के बारे में बात करें। अब डिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं कि डिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि आप यूक्रेन ले लीजिए, ऑलमोस्ट 70% का डिपेंडेंस है, और रूस ले लीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 90% का जो डिपेंडेंस देखने मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसके अलावा हमने एक चैनल चेक किया और वो चैनल चेक बहुत एक इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक मार्केट्स को नज़रिए रख के। तो यहाँ पे पता चला कि जो नए इन्वेंट्रीज जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कीमतों पे आ रहे हैं। अब देखा जाए तो लगभग जो प्राइस हाइक्स है वो लगभग 10 से लेकर 20% तक का जो है ऑलरेडी हम लोग चैनल चेक में पता चल रहा है, उसकी उछाल की संभव है। इसके अलावा अगर लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें तो ITC, HUL, मैरिको, रुचि सोया, अदानी विल्मार जैसे स्टॉक्स जो है ये प्रभावित हो सकते हैं। और इसके अलावा देखें तो अदानी विल्मार का जो इन्वेंट्री है लगभग 40 दिन का है। अगर एवरेज देखा जाए इंडस्ट्री का तो लगभग 50 से लेकर 55 दिन का जो इन्वेंट्री देखा जाता है। और अगर दाम के बारे में बात करें प्राइसेस की, एजेंसी लेवल पे जो डीलर्स के लेवल पे होती है वो जो है लगभग 150 रुपये से बढ़ के 160 से लेकर 80 रुपये प्रति लीटर तक जो है पहुंच चुकी है। तो ये एक पोर्शन है जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है निगरानी रहेगी। लेकिन भारत क्या करेगा, विकल्प क्या रहेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले विकल्प है कि अर्जेंटीना से बाकी देशों से सप्लाई बढ़ सकती है और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सनफ्लावर ऑयल को रिप्लेस कर सकते हैं आप, पाम ऑयल ले लीजिए, सरसों ऑयल ले लीजिए या सोया ऑयल ले लीजिए। तो एडिबल ऑयल को लेकर, उसकी सप्लाई को लेकर भारत में अब चिंता बढ़ रही है। और जैसा कि अभी शरद बता रहे थे कि फरवरी से अब तक कोई भी शिपमेंट नहीं आया है और भारत का डिपेंडेंस भी यूक्रेन पे काफ़ी ज़्यादा है। करीब 70% इंपोर्ट भारत अकेले यूक्रेन से करती है। तो सनफ्लावर ऑयल का करीब 3.8 लाख मेट्रिक टन का शिपमेंट इस वक्त अटक चुका है। सचिन, ये आपसे सवाल होगा, ये जो एडिबल ऑयल की सप्लाई को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको क्या लगता है किस तरह से आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यूक्रेन रशिया के कंसर्न्स की जो अनसर्टेनिटी है और जो वॉर की कंडीशंस यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी हैं, उसके बाद में जो कंडीशंस है काफी वर्स्ट होती हुई नजर आई है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया की डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है और यूक्रेन के रास्ते से ही जो है वो सनफ्लावर यहाँ पर इंडिया में आता है, जिसकी वजह से काफी सारे शिपमेंट्स अब प्रेजेंट रुक चुके हैं। और बेस्ड ऑन दैट जिस तरीके से लाइक सप्लाई डिस्टर्बेंस यहाँ पे इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर जो है प्राइस पर देखने को मिला भी है। बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की साइड से भी कुछ इनिशिएशन स्टार्ट होने चाहिए इसको लेकर। और कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी सनफ्लावर पे है वो कहीं ना कहीं दूसरे लाइक ऑयल्स में शिफ्ट होनी चाहिए। और गवर्नमेंट इसके ऊपर मुझे लगता है कि काफी हद तक कुछ काम कर भी रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं प्राइस की जो अनसर्टेनिटी है, जिस तरीके के प्राइस राइज हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जब तक ये जो लाइक अनसर्टेनिटी चलती रहेगी तब तक कहीं ना कहीं जो है वो प्राइसेस के लिए यहाँ पर जो है अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू बना रहेगा। बट यस, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की साइड से भी कुछ ना कुछ एक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिससे कि प्राइस को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार यहाँ पर कुछ एक्शन ले सकती है और भारतीय सरकार को काफ़ी कुछ एक्शन काफ़ी सारे सेक्टर में उठाना पड़ सकता है। जिस तरह से माहौल इस वक्त बन रहा है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मेटल्स भी हैं जिस पर कि इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस पूरे सिनेरियो का। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास दिल्ली से कृष्ण ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है कॉपर पर। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे? कॉपर पे राय जानना चाह रहे हैं, आपका क्या आउटलुक बन रहा है इस मेटल पर? जरूर से मुझे लग रहा है कि कॉपर थोड़ा जो फंडामेंटल देखे तो वहां पे थोड़े सेल ऑन राइज के फंडामेंटल्स बन रहे हैं। बेसिक रीजन क्या है, क्योंकि कॉपर में जो प्रॉब्लम है ना वो इन्वेंट्रीज का है। जैसे ही कॉपर के प्राइसेस 10,000 के करीब LME में पहुंचते हैं, एक हायर सप्लाई का इश्यू वहां पे रहता है। हालांकि अभी रशिया का जो कंसर्न है, रशिया इज वन ऑफ द टॉप 5 में प्रोड्यूसर में उसका नाम आता है। तो मेरे हिसाब से इस हिसाब से अभी प्राइसेस यहाँ पे ठहरे हुए। अदरवाइज फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि जो पांचों बेस मेटल है इसमें जो कंपेरेटिव कॉपर के जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े बेरिश है, क्योंकि 10,000 का इसने 6 बार ट्राई किया
लास्ट ईयर में, बट एक भी बार वो 10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ एलएमए में। और डोमेस्टिक भी प्राइस देखे तो वो 772 778 के बिटवीन एक रेस्टिव जोन है, वो पूरा बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। सेकंड की चाइना में जो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम था, वो इतनी गति से वो आगे जाके 90% उसका जो रेशियो है वो एक्टिव हो चुका है। स्प्लिटर एंड जो भी माइनर्स है वो एक्टिव हो चुके हैं। तो रशिया ने भी अपना लेवल है वो काफी अच्छा तरीके से बढ़ रहा है। और ये सैटेलाइट का एक रिपोर्ट भी था कि रशिया के 90% से ज्यादा जो माइनिंग है, जो स्प्लिटर्स है वो एक्टिव हो चुके हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा आगे जाके इन्वेंट्रीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चाइनीज में शंघाई इन्वेंट्रीज भी रिकॉर्ड हाई के करीब चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक नेगेटिव फैक्टर के हिसाब से आपको सेल ऑन राइज रहना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें, 775 के जितने करीब मिले उसमें सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। स्टॉप लॉस वुड बी 780। डाउन साइड मेरा ये मानना है कि ये कमोडिटी आपको 760 तक के लेवल्स दिखा सकती है। तो वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है 1:3। तो 775 के करीब सेल करके चले। ओके, तो बिकवाली की रणनीति इस वक्त कॉपर में आपको दी जा रही है। आपने तो मेटल पे शेयर किया अपना व्यू रवि, लेकिन सचिन एक बार आपसे भी व्यू जानना चाहेंगे। मेटल में जिस तरह से हम देख रहे हैं एक जोरदार तेजी है, सप्लाई की कमी के कारण हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम 3% और निकेल करीब 2% ऊपर है। निकेल 11 साल के अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है, और हम देख रहे हैं कि कॉपर और जिंक में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। इस स्पेस में आपको कोई इस मेटल है, कोई स्पेस है जो कि आपको इस वक्त अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से? जी बिल्कुल, ओवरऑल बेस मेटल्स में अगर देखा जाए तो वन साइड तेजी बनी हुई है, बट अगर जैसे कि आपने बताया कि निकल और एल्यूमिनियम ये दो काउंटर जो है काफी वॉलेटाइल इस टाइम पर हो रखे हैं, और अच्छी खासी तेजी जो है हमने लोअर लेवल से इन दोनों काउंटर्स में आती हुई देखी है। आज के ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से हमें लगता है कि निकल के अंदर जो है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। अराउंड 1875 के आसपास में एक बाय पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। 1865 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और हायर साइड पोटेंशियल हमें लगता है वापस से 1895 और 1900 तक के लिए यहाँ पर निकल में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये व्यू आपका, दोनों ही एक्सपर्ट ने अपना अपना व्यू शेयर किया मेटल स्पेस पर। कुछ एग्री स्पेस कमोडिटी पर भी बात कर लेते हैं। रवि, हम देख रहे हैं कि गुआ की कीमतों में भी एक लगातार दबाव बना हुआ है। गुआगम वायदा 10,700 के करीब है, और यहाँ पर 2% की कमजोरी है। गौर सीड भी अगर देखेंगे तो 5,900 के आसपास फिसल चुका है, इस वक्त यहाँ पर कारोबार कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर वापस से तेजी लौटेगी? जिस तरह से दबाव दिख रहा है इस वक्त, कब तक तेजी लौटने की उम्मीद देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से उम्मीद कम है, क्योंकि पर्टिकुलर जो रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शन लग रहा है एंड रशिया जिस हिसाब से वॉर में फंसा हुआ है, तो आई थिंक इसमें फंडामेंटल थोड़े नेगेटिव हुए है। बेसिक रीजन क्या है कि रशिया इंडिया का गुआर गम का सेकंड लार्जेस्ट बायर है। अगर आप 3 साल के एवरेज निकालो, रशिया सेकंड या थर्ड रैंक पे रहा है जो गुआर गम इंडिया के ओर से इंपोर्ट करता है। 25,000 टन से ज्यादा गुआर गम वो हमारे और से मींस इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो आई थिंक उसमें काफी लेस प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर ये सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट बायर अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन में फंसा है, अभी इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट होने के बाद या यहाँ से जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद उसके पेमेंट रिलेटेड कोई ना कोई बैंक एडिशन हो रहा है स्विफ्ट सिस्टम से, उसको सैंक्शन लग रहा है, उसके बैंक में काफी बैंक के ऊपर सैंक्शंस लग रहा है। तो हमें थोड़ा हैंगओवर बना हुआ है शॉर्ट टर्म। जब तक ये इश्यू खत्म नहीं होता तो क्रूड के हायर प्राइसेस के बावजूद भी आप देखें तो गोवा कॉम्प्लेक्स में एक रेस्टिव मूव बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये रेस्टिव मूव बना रहेगा। ज्यादा फंडामेंटल मुझे तेजी के रिसेंट में नहीं दिख रहे। आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर बनानी है, 5900 के ऊपर प्राइस चल रहे हैं, आप गोवा सीड में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी बनाए, 5950 के करीब सेल करके 6000 के करीब स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और डाउन साइड आपको 5750 के लेवल्स मिल सकते हैं। अगर कोई भी डिप कट आता है 5650 5700, तो वो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। मींस यहाँ से अगर 3 से 4% की और गिरावट हो तो मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिए दिख रहे। अदरवाइज रशिया के कंसर्न है वो थोड़े प्राइसेस के लिए फंडामेंटल एंड सेंटिमेंटल बोथ नेगेटिव है। बिल्कुल, तो नेगेटिव व्यू है इन पर। और
कोई भी आपको तेजी दिखती है तो सेरल राइज की रणनीति अपनाने की राय आपको दी जा रही है। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको सुझा दिए गए हैं। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और तमाम सवालों पर और कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति शेयर करने के लिए। तो फिलहाल कमोडिटी निवेश में हमारे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।